नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आई हूं, जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सम्मिलित किया है। आपने इससे पहले भी 10 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला है, लोगों का काफ़ी पसंद किया गया है उसको। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, और इसके साथ साथ ही मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया, जिससे आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है 51वां। इससे पहले मैंने और सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने लेखपाल की भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप जिस किसी का भी लेखपाल का एग्ज़ाम है वो सारे वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट लेखपाल की भी प्रोवाइड कर दी है आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2011 में, ऑप्शन सी है 2012 में, या फिर डी 2013 में। तो विनिर्माण नीति को कब भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, वो ईयर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर ना आपका ऑप्शन ए होता है 2010, ना ही तो 2012 होता है। ये 2011 में शुरू की गई थी विनिर्माण नीति को भारत सरकार द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा 2011 में आरंभ की गई थी। इसके तहत अगले 10 वर्षों में 2020 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2020 तक इस क्षेत्र में रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य भी विनिर्माण नीति में तय किया गया था। अब देखिए, इसमें जो लक्ष्य है वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिहाज से, कि इसका जो परसेंटेज था 16% था विनिर्माण का, लेकिन ये बढ़ा के कितना कर दिया गया, 25% कर दिया गया। तो ये भी आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 52। भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक है? ए कृषि एवं संबद्ध उत्पाद का, बी अभियांत्रिकी माल का, या फिर सी वस्त्र का, या डी रसायन एवं संबंधित का। अब देखिए, भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारत में किसका निर्यात अधिक होता है या किसका आयात अधिक होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं या जो इकोनॉमी है वो इन सभी चीज़ों से ही चल रही है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, अभियांत्रिकी माल। जो भी इलेक्ट्रॉनिक माल होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारी भारत से निर्यात की जाती हैं। अब देखिए, ये ऐसा क्यों है, जितना भी आप देखते होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है भारत सरकार में। हालांकि कृषि एवं संबद्ध उत्पाद में भारत बहुत ही ज़्यादा अच्छा देश माना जाता है। अब इसका एक आंकड़ा पढ़ते हैं कि भारत द्वारा अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले सामानों में अभियांत्रिकी माल सर्वाधिक होता है। आर्थिक समीक्षा 2016-17। अब देखिए, ये आर्थिक समीक्षा जो है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है 2016-17 की। आप लोग के लिए जो आर्थिक समीक्षा है वह 2022 की आर्थिक समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग उस को पढ़ के जाइएगा जब भी आप पीसीएस का पेपर दें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से प्रश्न बनेगा कि भारत में कितना आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, या भारत का जो जीडीपी दर है ये सब कितना रहा है, या फिर किसका परसेंटेज ज़्यादा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज रहा है, द्वितीय क्षेत्र का कितना परसेंटेज रहा है। इस तरह के प्रश्न आपके डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग बताइएगा तो मैं आर्थिक समीक्षा का एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगी। अगला प्रश्न है 53। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ए इंडेंट से, बी मेट की रसीद से, सी सामुद्रिक बीमा से, या फिर डी जहाजी बिल से। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स दिए हो शायद वो आप लोग को नहीं, इनसे आप अवगत हो। लेकिन आयात की जो प्रक्रिया है वह इंडेंट से प्रारंभ होती है। इंडेंट क्या होता है, चलिए इसकी व्याख्या मैं आपको करती हूँ। आयात की प्रक्रिया की शुरुआत इंडेंट से होती है। आयातक द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात हेतु अभिष्ट विदेशी विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र देता है। विदेशी विनिमय की स्वीकृति के उपरांत आयातक इंडेंट के द्वारा निर्यात को आपूर्ति होती है, अज्ञप्ति करता है, जिससे आयात की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। ये अर्थात ये है कि अर्थात की प्रक्रिया अगर शुरुआत ही होती है तो वह एक इंडेंट से होती है। और इंडेंट क्या होता है, जो भारतीय रिजर्व द्वारा एक प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है 54। भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है। ए कृषि तथा सहबद्ध उत्पाद का, बी सिले सिलाए वस्त्रों का, सी हस्तशिल्प वस्तुओं का, डी इंजीनियरिंग सामानों का।
तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका इंजीनियरिंग सामानों का, यह उत्तर हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, इसकी मैं व्याख्या इसलिए नहीं अभी पढ़ूंगी क्योंकि जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं आयात निर्यात, वह उन्होंने जो आर्थिक समीक्षा दृष्टि ली है वह पुराने आंकड़े के अनुसार है, तो इसीलिए वह प्रश्न की व्याख्या करना उपयोगी नहीं है। लेकिन यह है कि इस प्रश्न से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान में आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ना है, जिसमें आपको डॉलर से संबंधित या अधिक निर्यात या आयात से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करना है। अगला प्रश्न है 55, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो जनगणना है 2011 की, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन मिल जाए, 5-6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप लोग वो क्वेश्चन पढ़ के ज़रूर जाइएगा और मैं जनगणना का एक वीडियो आप लोग को एग्ज़ाम से पहले लेकर आऊँगी। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वह यूपी में पाई जाती है। देखिए, कुछ दिनों से शायद मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मेरी कुछ तबीयत नहीं सही थी, इसी वजह से मैंने रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पाए, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम तक मैं रेगुलर वीडियोज़ डालती रहूँगी, चाहे वो PCS के हों या लेखपाल के या करंट के हों, आपको कोई ना कोई वीडियोज़ डेली मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्यीय संक्रमण के चरण हैं। अब ये देखिए, जनसंख्यीय संक्रमण होता है, उसके अनुसार कौन कौन से चरण हैं, वो चरणों को आपको बताना है। 1, उच्च मृत्यु एवं जन्म दरें, निम्न वृद्धि दर। दूसरा है मृत्यु दर में द्रुत पतन, सतत निम्न दर और अत्यधिक निम्न वृद्धि दर। तीसरा है जन्म दर में द्रुत पतन, मृत्यु दर में सतत पतन। और चौथा है निम्न मृत्यु दर एवं जन्म दरें, निम्न वृद्धि दर। अब देखिए, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उच्च मृत्यु मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर लोग मरेंगे या बहुत ज़्यादा ही जन्म होंगे, तो निम्न वृद्धि दर ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स यदि हम इस प्रश्न का उत्तर लगाएं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि संक्रमण का जो है ना क्या होना चाहिए कि उच्च मृत्यु दर और जन्म दरें व निम्न वृद्धि दर, यही जो पहला चरण होता, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही है। दूसरा मृत्यु दर में द्रुत पतन, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ना द्रुत पतन ये वाला भी होगा। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, निम्न मृत्यु दर एवं जन्म दरें व निम्न वृद्धि दर, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही, 1, 4 जिसमें भी है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है इस प्रश्न की कि उच्च मृत्यु दरें एवं जन्म दरें तथा निम्न वृद्धि दर एवं निम्न मृत्यु और जन्म दरें, निम्न वृद्धि दर जनसंख्या संक्रमण के चरण है। उल्लेखनीय है कि विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को होता है प्रत्येक वर्ष, और भारत में पहली बार जनगणना जो है वह 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किसके काल में हुई, तो लॉर्ड मेयो का नाम रखिए, 1872 याद रखिए, और 11 जुलाई जो है वह विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिए। और ये जो चरण है, ये चरण भी याद रखिए कि जब बहुत ज़्यादा मृत्यु एवं जन्म होगा तब वहाँ पे निम्न वृद्धि एवं निम्न मृत्यु दरें भी होंगी। अगला प्रश्न है 57, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। ए, स्थिर जनसंख्या है, बी, सतत वृद्धि है, या सी, तीव्र उच्च विकास है, या फिर डी, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ में उच्च वृद्धि दर है। अब आप सभी लोग एक अनुमान लगा सकते हैं इस प्रश्न का, यदि आप लोग को सही उत्तर नहीं भी पता है तो। फ्रेंड्स किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि को जो होते हैं वह तीन चरणों में होती है, लेकिन ये जो अपनी वर्तमान जनसंख्या का जो दौर गुजर रहा है वह ये कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। देखिए, उच्च वृद्धि दर भी है और निश्चित जो है ना वही गिरने की प्रवृत्ति भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न की व्याख्या है फ्रेंड्स, किसी भी देश की जनसंख्या जनांकीय विकास की अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम जो अवस्था होती है वह जन्म दर व मृत्यु दर जो होती है वह दोनों ही उच्च होती हैं, और द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहती है तथा मृत्यु दर में गिरावट आती है। देखिए, दोनों ही चरण आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों ही चरण, कि पहला जो आपका चरण होगा तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई रहेंगे, और द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में जन्म दर तो उच्च होगी लेकिन मृत्यु दर निम्न होगी, और तृतीय चरण में क्या होगा कि तृतीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में ही कमी आएगी, कि दोनों ही आपके नीचे आएगा उनका वृद्धि। और वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरावट का रुझान प्रकट करते हुए उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये तीनों अवस्थाओं को आप याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न तीनों चरणों से कूट में पूछ लेता है कि यह कौन सा चरण है, आप इसको उसे संबंधित अवस्था से रिलेट करिए। अगला प्रश्न है 58,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मणिपुर, सी राजस्थान या डी मिजोरम। अब देखिए, आपको जो उत्तर देना है वह आपको ऑप्शन के अनुसार देना है, और आपको वैसे भी कि सबसे हाईएस्ट या मिनिमम मैक्सिमम में आपको स्टार्टिंग के 3 याद जरूर होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपका जब भी बनता है तो आपके पहले, दूसरे या तीसरे से ही बनते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश तो नहीं है, यह आपका ऑप्शन जो डी है मिजोरम है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य हैं वह प्रथम पे केरल है, जिसमें 94% जो है साक्षर हैं लोग। द्वितीय पे मिजोरम है और तृतीय पर गोवा है। ये दोनों आप याद कर लीजिए कि पहला केरल, दूसरा मिजोरम और तीसरा गोवा, ये 3 आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। चौथे पे त्रिपुरा है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वह कितनी है? 73%, 73%। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो ये परसेंटेज याद रखिए कि भारत की साक्षरता जो दर है वह 73% है। सबसे ज़्यादा केरल, मिजोरम और गोवा, त्रिपुरा, ये चारों के सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल है, ऑर्गेनिक ओरिजिन है? ए मूंगा, बी पन्ना, सी मणिक या डी पुखराज। अब हो सकता है इनमें से कई ऐसे विद्यार्थी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इनमें से कोई ना कोई एक रत्न पहने हुए हों अपने हाथ में, तो इसमें उन रत्नों में से आपका जैविक मूल का पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स कि आपका जो ऑप्शन ए है मूंगा, वह आपका जैविक मूल ओरिजिन है। अब जैविक मूल क्या है कि जो मूंगा होता है वह एक जलीय जीव है, इसमें मतलब ये जलीय जीव। बाकी जो मणिक, पन्ना, पुखराज हैं यह जैविक मूल में नहीं आते, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो मूंगा है यह एक जलीय जीव माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या, मूंगे छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं तथा इनमें सुचारू रूप से जैविकीय पोषण की प्रक्रिया संचालित होती है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मूंगे की विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। अब मूंगे अर्थात आप लोग समझ रहे हैं क्या, इसको आप प्रवाल भी कहते हैं। तो प्रवाल या मूंगा एक ही बात हुई है। तो ग्रेट बैरियर रीफ हिंद महासागर रीफ व अन्य मूंगा क्षेत्रों पर भी दूषित पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो है वह ब्लीचिंग की भी घटना शुरू हो रही है या काफ़ी हद तक इनको नुकसान पहुंचाया है, जिससे ये मृत होते जा रहे हैं। जैव विविधता की दृष्टि से कोरल अत्यंत महत्वपूर्ण है। पन्ना वेरिल नामक खनिज एक प्रकार है जो हरे रंग का होता है, जिसे क्रोमेमियम और कभी कभी वेनेडियम की मात्रा को पहचाना जाता है। दूसरा रूबी। अब ये देखिए रत्नों के जो है वह व्याख्या करें। रूबी एक रत्न है जो गुलाबी रंग से लेकर रक्त वर्ण तक होता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का विशेष प्रकार है। इसका लाल रंग इसमें क्रोमेमियम की उपस्थिति का कारण है। अब जो पुखराज है वह एल्युमिनियम और फ्लोरीन सहित सिलिकेट खनिज का होता है, जिनका रासायनिक सूत्र ये होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 60, किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है? अच्छा प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित है। ए प्राथमिक उपचार, बी द्वितीयक उपचार, सी तृतीयक उपचार या डी इनमें से कोई नहीं। अब जल की जैविक ऑक्सीजन की मांग में जो कमी आती है वह आपके द्वितीयक उपचार से आती है, ना कि प्राथमिक उपचार से। कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लगा के आएंगे, लेकिन वह आपका गलत हो जाएगा। द्वितीयक उपचार से ही जल की जैविक ऑक्सीजन में कमी आती है। अब इसकी व्याख्या है, द्वितीय उपचार द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जैविक ऑक्सीजन मांग जैसे कि बीओडी, इसका याद रखिएगा, बीओडी कहलाता है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। यदि आपसे ये टर्म्स पूछा जाए कि बीओडी क्या है, तो बीओडी के माध्यम से ही जल में ऑक्सीजन की जो है मात्रा को मापा जाता है। यह एक मापक है। अगला प्रश्न 61, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता की प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अब ये चीज़ आप याद रखिए कि पश्चिम घाट हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, इन तीनों को जो है वह हॉट स्पॉट घोषित किया गया। तो इसमें आपके बताना है कि कौन सा सही है। अब ये देखिए ये 3 मानक दिए हुए हैं, कौन से 3 मानक इसमें सही हैं। पहला है जाति बहुलता,
दूसरा है वानस्पतिक घनत्व, या तीसरा है स्थानिकता, या चौथा मानव जाति वनस्पतिक महत्व, या पांचवा आशंका बोध है। छठा है वानस्पति प्राणी जाति तत्काल उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। तो देखिए आपने जब ये सारे घटक पढ़े होंगे तो इन घटकों में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो छठा वाला है वह तो आपको लगा होगा। तो ऑप्शन 6 जिसमें भी है वह इसका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर छठा वाला कट हो जाता है। तो आपका जो जब ये वाला कट तो छठा, इसमें भी छठा, इसमें भी छठा, तो आपके तीनों ही ऑप्शन कट जाते हैं। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ये सी वाला है वह उत्तर सही होता है। तो इसमें जाति बहुलता होती है, बहुत अच्छे से ये आप लोगों को पता होगा। और तीसरा वाला जो है स्थानिकता भी होगी, और पांचवा है कि आशंका बोध होगा। ये तीनों ही चीज़ें जो होंगी वह जैव विविधता के प्रखर स्थलों की मान्यता प्राप्त होगी, और यह इनके मानक हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जाति बहुलता, स्थानिकता और आशंका बोध, ये तीनों ही जो मानक के आधार पर पश्चिम घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के हॉटस्पॉट की मान्यता प्राप्त हुई। अब देखिए ये मान्यता जो है वह इन तीनों की वजह से प्राप्त हुई, ना कि आपके जो और ऑप्शन थे उनके आधार पर। तो तीनों का ही ऑप्शन को आप फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 62, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती हैं? तो ये आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन कौन से ग्लोबल वार्मिंग के इंगित करती? तो एक हिमानियों का पिघलाव, दूसरा है सागर तल में उत्थान, तीसरा है मौसमी दशाओं में परिवर्तन, चौथा है वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो देखिए जब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये चारों ही चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं किसी एक का हो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी बढ़ती है पर्यावरण में, तो उससे क्या होता है कि जो भी ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उससे क्या होगा, समुद्र तल जो होगा उसका भी पानी का वाटर लेवल बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ही मौसमी दशाएं, जैसे आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही, तो मौसम जो है वो अपने अनुसार नहीं चलते हैं। कभी कभी मतलब ऐसे ही बरसात होने लगती है, या फिर जो है आप देखते हैं मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती। कहाँ पहले ऐसा तो होता था कि अप्रैल या मई से गर्मी स्टार्ट होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि फरवरी या मार्च से ही गर्मी प्रारंभ हो जाती है। तो ये सब क्या है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन ही है। और वैश्विक तापमान में वृद्धि, और वृद्धि मतलब ये जो वर्तमान में आप लोग गर्मी आप लोग देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी कि आप लोग बिना एसी के बैठ नहीं पाते हैं। तो ये सब भी कारण किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का ही है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि से है। इसका मुख्य कारण है पर्यावरण प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। इस तापमान में वृद्धि का जलवायु के साथ साथ जीवधारियों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 3 दशकों में विश्व के औसत तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तापमान में वृद्धि से हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर भी वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप तटवर्ती जो बस्तियां हैं वह द्वीप समूह, इसके अस्तित्व का संकट भी गहरा गया है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन से ग्लोबल, अब देखिए इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में कवर करवाया था कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो है वह परिवर्तित कर ली है। तो उसका जो रीज़न है वह यही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जकार्ता था वह आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, और उसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो आप देख रहे वर्तमान में जो ये सारे संकट आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है सभी लोगों के ऊपर, चाहे वो जीवधारी हो या मनुष्य हो, किसी को भी, और जिसके एक तरह से हम लोग ही कारण हैं, क्योंकि हम लोगों ने पर्यावरण को इतनी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है जिसकी वजह से आज हम इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? ये याद रखिए। ए, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। बी, यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। सी, विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। या फिर डी है, यह कोष वर्ष 2014 में कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि इसकी स्थापना डरबन में नहीं हुई थी। तो ये आपका पॉइंट गलत है। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि यह विकासशील देशों के कार्यक्रमों की नीतियों का समर्थन करता है, विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, और यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ, ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि इसमें जो पॉइंट गलत है वह डरबन नहीं, वह कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य ये जो है
इसका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में आयोजित किया गया था और हरित जलवायु कोष का प्रावधान इसी सम्मेलन में किया गया था। तो यह आप याद रखिएगा, इस स्थान कुन्नुन मैक्सिको, ना कि डरवन। अगला प्रश्न 64, कथन ए वन नवीकरणीय संसाधन है और कारण ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब इसमें आपके कौन से ऑप्शन सही हैं? ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कि ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वन नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं? अब देखिए, वन नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम बार बार यूज़ कर सकें, ना कि आप एक ही बार में वह नष्ट हो जाएं। वह नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा है जो है, सोलर एनर्जी, उसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप जब कोयला या पेट्रोल या डीजल जो जैसे ये उपकरण है, ये क्या है? यह नवीकरणीय संसाधन है। इनको यदि आप एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अरे, इस प्रश्न का उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर जो बी है कि ये दोनों ही सही है, कि वन जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है, और वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो व्याख्या है वह इसकी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है उसका वह उत्तर है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह के और वीडियोज़ बनाने का। मैं और यूट्यूबर्स की तरह मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, या मैं इस तरह से आप लोग से रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप औरों को शेयर करें या फिर कुछ करें। बस मैं एक पोलाइटली आपसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर आपको जेन्युइन लग रहा है ये, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इस प्रश्न की व्याख्या है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कई बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही बात है। वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं क्योंकि वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अतः कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है 65, बायोस्फीयर की परिभाषा है। ए पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल, इसमें जीव होते हैं। बी पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीव। तीसरा सी है पृथ्वी के सभी पादप या पृथ्वी के सभी जंतु। अब बायोस्फीयर की जो एग्जैक्टली परिभाषा क्या है वह आपको बताना है। अब इस प्रश्न में जो सही परिभाषा होगी वह ऑप्शन ए है, जो पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल के जिसमें जीव रहते हैं, यानी कि सभी तरह के जीव जंतु व पादप जो हैं वह बायोस्फीयर का हिस्सा है। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से आपको व्याख्या करते हैं। पृथ्वी के समस्त जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण, जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं और जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव जो कि तथा भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। आप देखिए ये जो है ना, आप इसको डायग्राम के माध्यम से सब जब समझेंगे, ये जैव मंडल है, ये जल मंडल है और ये वायुमंडल है और ये स्थल मंडल है। तो इसके अंदर ही उन्होंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है, जैव मंडल कहा जाने वाला भाग स्थल मंडल जल मंडल को मिलन स्थल होता है। अब देखिए इन्होंने ये जो बात कही है पॉइंट्स, अब इस पॉइंट को इन्होंने डायग्राम के माध्यम से बताया कि जैव मंडल का ये वाला जो पॉइंट है और ये वायुमंडल का, इसका जो बीच वाला जो एरिया है यह जैव मंडल है और इस जैव मंडल के भीतर ही अनेक बड़े छोटे बड़े परितंत्र पाए जाते हैं। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो ये जो बीच वाला ये जो पॉइंट है यहीं पर जीवन पाया जाता है। तो यह जो डायग्राम के माध्यम से समझाया शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से डायग्राम को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 66, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? आप देख रहे हैं भारत सरकार मेगा फूड पार्क का बहुत जगह पे आपने देखा कि उद्घाटन हुआ है, तो उसका उद्देश्य क्या है? एक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु, या फिर दूसरा है खराब होने वाले पदार्थ का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, या तीसरा है कि उद्यमियों के लिए उद्गामी पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करानी हेतु। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है मेगा फूड पार्क की अवधारणा का? तो देखिए ये जो तीनों ही उद्देश्य हैं वह भारत सरकार के हैं मेगा फूड पार्क को खोलने का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह सही हो जाता है।
अब इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 19 दिसंबर 2007 को अनुमोदित की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2008 में मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी। तो ये जो डेट है वह याद रखिए कि यह 2007 में अनुमोदित की गई थी और ये जो पंचवर्षीय वह 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य आपसे पूछा गया है। अब इसका जो पहला उद्देश्य कि खराब होने वाले पदार्थों का प्रसंस्करण वर्तमान में 6% से बढ़ाकर 20% तक करना और अपव्यय को कम करना। दूसरा है कि उद्यमियों के लिए उद्गामी पारिस्थितिकी अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण उपलब्ध कराना। और तीसरा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्तम पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं के साथ कार्य करने से बाजार तक मूल्यवर्धित आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के साथ शुभारंभ आधुनिक अवसंरचना को सृजन करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाना है, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को निर्यात स्तर को बढ़ाना है। अब देखिए इनका जो मेन उद्देश्य है मेगा फूड पार्क का कि यही है कि जो खाने वाली जो भी वस्तुएं हैं वह अधिक से अधिक सही रहें, उनको उनकी खराब या उनका नुकसान होने से बचाया जा सके तथा आसानी से लोगों की पहुंच हो और किसान व जो उपभोक्ता हैं दोनों को ही इसमें लाभ पहुंचे। अगला प्रश्न है 67। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ए प्लियोसीन का, बी पैलियोसीन का, सी प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का या फिर डी है ओलिगोसीन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का कारण है राजस्थान का मरुस्थल। ये सिंपल सा प्रश्न है, इसकी व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है 68। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी या फिर डी महानदी। तो इस प्रश्न का आप सभी लोगों को उत्तर पता ही होगा कि अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी वह आंसर इसका होगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ऑप्शन में गोदावरी का है, फिर कृष्णा का है, फिर उसके बाद महानदी और लास्ट में आपका नर्मदा का है। आप लोग को अच्छा ये प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है और दक्षिण की गंगा कौन सी है। दोनों का ही जो प्रश्न का उत्तर है वह इसके चारों ऑप्शन में से ही है। तो आप इसका ऑप्शन का मुझे उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स चेक करूँगी। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब आपको ये चीज़ पे विशेष ध्यान देना है कि इन्होंने नहीं पूछा है। अब एक साइड में केंद्र है, दूसरी साइड में ऊर्जा है। तो ए पत्रातु तापीय, बी झाकरी जल विद्युत या फिर सी कल्पक्कन नाभिकीय और डी कोरवा पवन। अब ये देखिए चारों में से 3 तो आपके सुमेलित हैं लेकिन एक कोई सुमेलित नहीं है, आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर जो डी है कोरवा वह हो जाता है, क्योंकि कोरवा में जो है वह पवन से संबंधित नहीं है। कोरवा जो है वह इस्पात कारखाने से संबंधित है। कोरवा छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह इस्पात के लिए फेमस है। और पवन के लिए क्या फेमस है? पवन के लिए अगर सबसे ज़्यादा फेमस है तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के लिए फेमस माना जाता है। और पत्रातु जो तापीय के लिए बिल्कुल सही है, झाकरी जल विद्युत के लिए फेमस है और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है। अब इस सीरीज़ का ये अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स। आप सभी लोग मेरे साथ साथ अपना जो उत्तर है वह कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा, जिससे आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं, या आपको किस क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी है। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको विशेष ध्यान देना नहीं पर। तो कुछ जनजातियाँ दी हैं या संबंधित राज्य दिए हुए हैं, तो जनजातियाँ और संबंधित राज्य को आपको देखना है। ए मुंडा जनजाति झारखंड, बी खासी जनजाति मेघालय, सी मिसमी जनजाति राजस्थान या डी लेपचा जनजाति सिक्किम। अब जनजाति जो होती है वह आपकी यूपी पीसेस में देखिएगा बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। यह पीसेस के फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं, चाहे वह आपके वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न हो या फिर भारत से संबंधित हो। जनजातियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो आपकी जो मुंडा जनजाति है वह झारखंड से संबंधित बिल्कुल सही है। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है मिसमी जनजाति वह आपकी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। यह आपकी कहाँ अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाता है। लेपचा जनजाति सिक्किम से पाई जाती है।
फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं आपको डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।